हंटर सोंग जिन्बू काले सूट में सजाजा अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचा। उसकी मौजूदगी ने रिपोर्टर्स का ध्यान तुरंत खींच लिया और वे तेजी से तस्वीरें लेने लगे। ये अंतिम संस्कार उन हंटर्स को सम्मान देने के लिए था जिनकी जानें द्वीप की छापामारी के दौरान गई थी, जो पूरे देश को हिला देने वाला मिशन था। ये छापामारी सोंग जिन्बू का पहला आधिकारिक मिशन था जब उसे एस रैंक हंटर के रूप में पुनः मूल्यांकन किया गया था। ये उसका सार्वजनिक पदार्पण था और पूरी दुनिया ने दंग रह कर देखा था जब उसने ताकतवर एंट किंग को हराया था। 31 सेकंड्स। बुलाए गए जीवों ने अनगिनत चींटियों के झुंड से निपट लिया। मिशन की सफलता एक बड़ा मामला बन गया था। लोग हर छोटी बड़ी बात इंटरनेट पर शेयर कर रहे थे। सोंग जिन्बू का नाम हर जुबान पर था और कई लोग उसकी असाधारण ताकत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन हर कमेंट पॉजिटिव नहीं था। कुछ लोग उसे इस वजह से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अगर वो पहले रेड में शामिल होता तो मौतों की संख्या कम हो सकती थी। हालांकि सोंग जिन्बू के सपोर्ट में भी लोग थे, लेकिन कम ही ऐसे थे जो इस बात से इनकार कर पाते कि कई जिंदगियां 57 सेकंड्स खो दिया गया था और आलोचना बनी रही। उदास आसमान के नीचे सोंग जिन्बू स्मारक के सामने खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था जब वह जेजू द्वीप पर शहीद हुए बहादुर शिकारियों को श्रद्धांजलि दे रहा था। माहौल गम से भारी था और स्मारक पर रचे सफेद फूल चुपचाप बलिदान और वीरता की कहानी कह रहे थे। शोकाकुल लोग इकट्ठे हुए, गम में साथ दे रहे थे और श्रद्धांजलि दे रहे थे। बेक अपने दोस्त बियुंग ग्यू को खोने के बाद भावुक होकर सोंग जिन्बू के पास आया। बेक हमेशा मानता था कि 12:01 और 25 सेकंड कोई एक अकेला इंसान युद्ध खत्म नहीं कर सकता। लेकिन उस छापे की घटनाओं ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। दुखद हालात के बावजूद उसने माना कि जिन्बू ने द्वीप पर उस बुरे सपने को खत्म कर दिया था। कुल मिलाकर 4801 हंटर्स ने 5वें द्वीप छापे में हिस्सा लिया। साथ ही 727 जागृत नागरिक भी लड़ाई के लिए बुलाए गए थे। मौतों की संख्या काफी बड़ी थी, जिसमें 64 जागृत प्राणी और 32 नागरिक अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि अंतिम छापे में पिछले 4 प्रयासों की तुलना में सबसे कम हताहत हुए, जो एक छोटी मगर महत्वपूर्ण बात थी। 1 minute and 57 seconds। गम के बीच एक बड़ी जीत मिली। सोंग जिन्बू ने राष्ट्रपति गो गुनही के साथ बैठकर बातचीत की। चर्चा का मुद्दा जिन्बू के अपने गिल्ड बनाने के प्लान थे। एक रैंक हंटर होने के नाते जिन्बू को गिल्ड मास्टर लाइसेंस पाने के लिए आम प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं थी। राष्ट्रपति गो ने बताया कि बस हंटर्स एसोसिएशन को एक फोन करना होगा, बाकी सब उनका काम होगा। जिन्बू ने ये बात सोचते हुए माना कि ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। 2 minutes and 25 seconds। इस रैंक हंटर होने के फायदों के बारे में भी जानना था। बातचीत के दौरान प्रेसिडेंट गो ने जीजू आइलैंड पर एक अजीब घटना का जिक्र किया। वहां सिपाही और हंटर भेजे गए थे ताकि चींटियों के अवशेष साफ किए जा सके और एसेंस स्टोन इकट्ठा किए जा सकें। लेकिन कुछ अजीब हुआ। सब लोग उस द्वीप पर बेहोश हो गए। जो हंटर वहां गए थे वे आ रैंक या बी रैंक के थे, जिनमें नाइट्स गिल्ड के सदस्य भी शामिल थे। प्रेसिडेंट गो ने सोचा कि शायद जिन्बू ने उस द्वीप पर कोई बैरियर लगा रखा है। 2 minutes and 52 seconds। और शायद वो सब भूल भी गए थे। जिन्बू उस बात से उलझन में था और साफ किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। प्रेसिडेंट गो उसे मान तो रहे थे, लेकिन फिर भी हालात को लेकर कंफ्यूज थे। सैनिकों और हंटर्स को होश खोने से पहले की कोई याद नहीं थी। एसोसिएशन के पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वो किसी जादुई जाल में फंसे थे या कुछ और हुआ था। जिन्बू ने सोचा कि शायद ये सब चींटियों ने कोई जाल बनाया हो। 3 minutes and 17 seconds। उनकी बातचीत तभी बीच में रुक गई जब एसोसिएशन के एक कर्मचारी ने अध्यक्ष गो के पास आकर बताया कि एक मेहमान उम्मीद से पहले ही आ गया है। अध्यक्ष गो ने जिन्बू से माफी मांगी और कहा कि उन्हें जाना होगा।
जिन्बू ने अध्यक्ष गो का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोई बात नहीं। सोंग जिन्बू ने सोचा कि अब वापस जाने का वक्त हो गया है, तो वह अपनी कार की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने पीछे से एक आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो एक आदमी उसके पास आ रहा था। 3 minutes and 45 seconds। आदमी ने खुद को एडम वाइट बताया, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का एक वरिष्ठ अधिकारी था। ये सुनकर जिन्बू हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के साथ काम नहीं किया था। एडम ने बताया कि उसे जिन्बू को ढूंढना काफी मुश्किल हुआ, इतना कि वो जिन्बू के ऑफिस तक आ चुका था। ये बात सुनकर जिन्बू को जिन्हों के साथ हुई एक पुरानी बातचीत याद आ गई, जहां जिन्हों ने बताया था कि एडम जैसे किसी आदमी ने उसे विजिटिंग कार्ड भी दिया था। जिज्ञासु होकर जिन्बू ने पूछा कि आखिर एडम उससे क्यों मिलना चाहता है। For minutes and 11 seconds। एडम ने बताया कि उसके पास कुछ बहुत जरूरी जानकारी है जो कोई और देश या संस्था नहीं दे सकती, सिवाय ब्यूरो के। जिन्बू सोच रहा था कि वे इतनी कीमती जानकारी उसके साथ क्यों साझा कर रहे हैं। एडम ने समझाया कि ब्यूरो को जिन्बू जैसे खास लोगों के साथ जानकारी बांटने से फायदा होता है। हाल ही में जीजू आइलैंड पर हुई छापेमारी ने ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर पर गहरा असर डाला था, जो जिन्बू से खुद मिलना चाहते थे ताकि आगे बात हो सके। एडम के पास ही एक कार इंतजार कर रही थी और उसने उसे आने का न्योता दिया। For minutes and 38 seconds। जिन्बू डिप्टी डायरेक्टर से मिलने वाला था। उसने उस ऑफर के बारे में सोचा, खासकर उस जानकारी के बारे में जो एडम ने बताई थी। जैसे ही उसने अपनी कार का दरवाजा खोला, उसे उस जानकारी की भरोसेमंदी पर शक हुआ। उसने एडम से कहा कि वह इसके बारे में सोचकर बाद में संपर्क करेगा। लेकिन जिन्बू के जाने से पहले एडम ने एक ऐसी बात कही जिसने उसका ध्यान खींचा। एक ऐसा शब्द जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था, अपग्रेडर। एडम ने बताया कि अपग्रेडर एक जागृत प्राणी होता है जो दूसरे जागृत प्राणियों की क्षमताओं को बढ़ा सकता है। 5 minutes and 5 seconds। इस बात ने जिन्बू की जिज्ञासा बढ़ा दी, जिससे उसने एडम के साथ उसकी कार में बैठकर डिप्टी डायरेक्टर से मिलने निकलने का फैसला किया। सोंग जिन्बू एडम वाइट के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचे, जहां एडम ने उनकी मौजूदगी की सूचना दी। अंदर माइकल कोनोर ने उनका स्वागत किया, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डिप्टी डायरेक्टर थे। कोनोर ने अपना परिचय दिया और सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने जिन्बू को इमिग्रेशन दस्तावेज दिखाए। ये दस्तावेज, जिन्हें आमतौर पर पूरा होने में सालों लग जाते हैं, जिन्बू को तुरंत देने का वादा किया गया। 5 minutes and 32 seconds। अगर उसने अमेरिकी नागरिकता स्वीकार कर ली, लेकिन जिन्बू को असल में उस जानकारी में ज्यादा दिलचस्पी थी जो एडम ने पहले बताई थी। उसने पूछा कि क्या कोई जागृत प्राणी दूसरे की शक्तियों को बढ़ा सकता है। खासकर एक अपग्रेडरी। कोनोर ने पुष्टि की कि ऐसा व्यक्ति मौजूद है और मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने के लिए कहा। एक मध्यम उम्र की महिला, नोर्मा सेलन, अंदर आईं। कोनोर ने उन्हें दुनिया की एकमात्र ऐसी व्यक्ति के तौर पर पेश किया जो किसी जागृत प्राणी की शक्तियों को बढ़ाने में सक्षम है। जिन्बू को तुरंत महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से 6 minutes and 1 second अलग तरह की जागृत प्राणी है। मिस सेलन ने अपनी शक्तियों के बारे में बताना शुरू किया और जिन्बू की आंखों में शक देखकर समझ गई। उन्होंने माना कि ज्यादातर लोग पहले तो शक करते हैं, लेकिन भरोसा दिलाया कि जब वो उनकी ताकत देखेंगे तो यकीन हो जाएगा। उन्होंने समझाया कि हर जागृत प्राणी की अपनी ताकत की एक सीमा होती है और बिना दूसरी जागृति के वे अपनी हदें पार नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास एक ऐसी ताकत थी जिससे वे जागृत प्राणियों को उनकी क्षमता से आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी, वो भी एक ऐसी प्रक्रिया से जो 3 चरणों स्टेजेस में होती। 6 minutes and 28 seconds। अपनी सीमाओं को दूर करते हुए कोनोर ने उनकी हर बात की पुष्टि की और बताया कि मिस सेलन को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद लंबे आराम की जरूरत होती है, इसलिए साल में सिर्फ 3 या 4 जागृत लोग ही उनकी मदद का लाभ उठा पाते हैं।
जिन्वू ने सोचना शुरू किया कि क्या वो उन कुछ लोगों में से एक होगा। अगर जो उन्होंने कहा सच था, तो उनकी क्षमता वाकई कमाल की थी। जब जिन्वू ने प्रक्रिया के असर के बारे में पूछा, तो मिस सेलन ने बताया कि यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन तीनों चरण पूरे करने के बाद एक व्यक्ति की 6 minutes and 55 seconds ताकत में 20 से 30% तक बढ़ोतरी हो सकती थी। ये बात सुनकर जिन्वू चौंक गया। अब उसे समझ आ गया कि हुआंग डोंगसू जैसे ताकतवर हंटर ने जनता की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बावजूद अमेरिका जाने का फैसला क्यों किया। ऐसा मौका किसी भी हंटर के लिए बहुत बड़ा था। जिन्वू को एहसास हुआ कि अगर मिस सेलन की शक्तियों के बारे में पता चल गया, तो ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कोनोर ने इस चिंता को माना और बताया कि वे उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, साथ ही उन्हें उचित मुआवजा भी देते हैं। 7 minutes and 22 seconds एक बहुत अच्छी सैलरी के साथ। बदले में मिस सेलन उन शिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाती थीं जिन्हें वे चुनते थे। ब्यूरो ये जबरदस्त तोहफा सुंग जिन्वू को देना चाहता था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी क्षमताओं का असर किसी ऐसे शख्स पर सबसे ज्यादा पड़ेगा जो पहले से ही ताकतवर हो। सुंग जिन्वू ने उनके सामने रखे गए ऑफर पर सोचा और माइकल कोनोर और नोर्मा सेलन के बीच चल रही उस तोहफे वाली बात पर ध्यान दिया। कोनोर ने उसे भरोसा दिलाया कि जैसे ही वह फेडरल ब्यूरो के लिए शिकारी बनेगा, उसे सबसे ऊपर प्राथमिकता और खास सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही 7 minutes and 50 seconds उसकी पसंद की गिल्ड के साथ सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद करेंगे। नोर्मा सेलन ने दोहराया कि फैसला लेने में कोई जल्दी नहीं है। वे बस उसे ये दिखा रहे थे कि वे क्या क्या ऑफर कर सकते हैं। जिन्वू थोड़ा शक में था और बिना कोई कीमत चुकाए कुछ पाने के आइडिया पर सवाल उठाया, लेकिन कोनोर और सेलन ने जोर देकर कहा कि ये एक फ्री सर्विस है, एक तरह का सद्भावना का इशारा। जिन्वू को याद आया कि सेलन ने पहले कितने भरोसे के साथ कहा था कि एक बार उनके हुनर का अनुभव करने के बाद वह और मांगने लगेगा। नोर्मा सेलन ने धीरे से 8 minutes and 17 seconds जिन्वू की कलाई पकड़ते हुए उसे मुस्कुराते हुए पास बुलाया। उन्होंने उसे अपनी आंखों में देखने को कहा और प्रक्रिया का पहला कदम शुरू किया। कोनोर, जो यह सब देख रहा था, खुश था और सोच रहा था कि जिन्वू फंस गया। उसे यकीन था कि पहला चरण पूरा होते ही जिन्वू आगे बढ़ने को तैयार होगा और शायद तुरंत कागजों पर भी साइन कर देगा। नोर्मा जब जिन्वू की आंखों में देखने लगी, तो अचानक उन्होंने खुद को अंधकार में घिरा हुआ पाया। वह बेताब होकर चारों ओर देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक साया उभर कर सामने आया। 8 minutes and 44 seconds वो धीरे धीरे करीब आया। अपनी डरावनी मौजूदगी दिखाते हुए उसने अपनी आंखें खोलीं और सीधे उनके चेहरे को घूरने लगा। डर से बुरी तरह घबराई नोर्मा चिल्लाई और कुर्सी से गिर गई। जो उन्होंने देखा उससे वे पूरी तरह डर गई थीं। नोर्मा की सुरक्षा में लगे दोनों एजेंट्स तुरंत हरकत में आए। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल लीं और घबराकर जिन्वू की तरफ तान दी।